ये है जिबूटी, अफ्रीका के कोने में बसा एक छोटा सा देश। इसकी आबादी है सिर्फ 10 लाख। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बना चुकी हैं। जिबूटी के छोटे से मैप पर अगर आप नजर डालें तो आपको मिलेंगी अमेरिका की मिलिट्री बेस, और ये पूरे अफ्रीका में अमेरिका की वाहिद परमानेंट मिलिट्री बेस है। इसके अलावा यहाँ फ्रांस की 2 मिलिट्री बेस हैं, और फ्रांस के बेस के बिल्कुल पास है जापान की मिलिट्री बेस, जो कि पूरी दुनिया में जापान की इकलौती फॉरेन मिलिट्री बेस है। और वहीं पास में इटली की भी मिलिट्री बेस है। अगर समंदर की तरफ देखें तो फ्रांस की एक बड़ी नेवल बेस भी है, जिसके बगल में जर्मनी और स्पेन के ट्रूप्स के कैंप्स हैं। अब बात करते हैं दूसरी साइड की, जहां है चाइना की एक बहुत बड़ी नेवल बेस। और इतना ही नहीं, इंडिया, रशिया और सऊदी अरेबिया भी जिबूटी की सरकार से मिलकर यहां अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जिबूटी शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां इतनी सारी नेशंस की आर्मी मौजूद है, और वो भी एक साथ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है जिबूटी में? आखिर क्यों दुनिया की सारी बड़ी मिलिट्री पावर्स यहाँ आकर बैठ गई हैं? क्या है इस छोटे से देश की वो स्ट्रेटेजिक अहमियत जिसने इसे बना दिया है दुनिया का सबसे जियोपॉलिटिकली हसास एरिया? चलिए जानते हैं इसका जवाब इस वीडियो में। असल में जिबूटी की इतनी अहमियत इसकी ज्योग्राफियाई लोकेशन की वजह से है। अगर आप मैप में देखें तो जिबूटी यमन के बिल्कुल सामने बाब एल मंदेब स्ट्रेट के मगरिब में बसा हुआ है। बाब एल मंदेब एक पतली सी 28 किलोमीटर की चोक पॉइंट है, जहां से दुनिया के ज्यादातर समुद्री जहाज इंडियन ओशन को पार करके रेड सी में दाखिल होते हैं। फिर ये जहाज स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप पहुंचते हैं। मतलब एशिया और मिडल ईस्ट को यूरोप से जोड़ने वाला ये सबसे छोटा और सबसे तेज रूट है, और यही वजह है कि ये इलाका इतना ज्यादा जियोपॉलिटिकली अहम बन जाता है। खास तौर पर जब हम बात करते हैं ऑयल और गैस सप्लाई की, पूरी दुनिया का तकरीबन 10% ऑयल और 6% नेचुरल गैस इसी 28 किलोमीटर की स्ट्रेट से होकर गुजरता है। और ये सारा तेल और गैस आता है पर्शियन गल्फ से। पर्शियन गल्फ जो ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान से घिरा हुआ है। और यही वो रीजन है जहां दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व्स मौजूद हैं। फैक्ट्स के मुताबिक दुनिया का 50% ऑयल और 40% नेचुरल गैस सिर्फ इन देशों में है। इसलिए पर्शियन गल्फ को 21वीं सदी का सबसे अहम एनर्जी हब कहा जाता है। अब आप सोचिए, इन कंट्रीज से लोड होकर तेल और गैस भारी भरकम जहाज़ों में भर कर निकलता है, और वो जहाज़ इस 20 मील चौड़े चोक पॉइंट को पार करते हुए एशिया के सारे बड़े देशों तक पहुंचते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और पाकिस्तान। 2022 के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पूरे यूरोप का 20% ऑयल इंपोर्ट और 24% गैस इंपोर्ट इसी बाब एल मंदेब स्ट्रेट से होकर आता है। तो जरा सोचिए, अगर किसी भी वजह से ये स्ट्रेट बंद हो जाए, चाहे वो जंग, दहशतगर्दी या ब्लॉकेड हो, तो पूरा यूरोप एक भयानक माली बहरान में डूब सकता है। क्योंकि फिर बचता है सिर्फ एक और रूट, और वो इतना लंबा है कि आपको पूरे अफ्रीका को बाईपास करके यूरोप पहुंचना पड़ेगा। इससे ना सिर्फ वक्त और पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, बल्कि वो रूट खतरनाक भी है। समुद्री डकैती, सियासी अदम इस्तेहकाम और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस से भरा हुआ। मार्च 2021 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब स्वेज कनाल में एवर गिवन नाम का एक बड़ा सा कंटेनर शिप फंस गया था। 6 दिन तक वो वहीं अटका रहा, और इस छोटी सी रुकावट की वजह से आलमी मईशत को हुआ 9.6 अरब डॉलर का नुकसान। इस पूरे ट्रेड रूट पर सबसे ज्यादा मुनसिर मुल्क है सऊदी अरब। सऊदी अरब के पास दुनिया का तकरीबन 15% तस्दीकशुदा ऑयल रिजर्व्स हैं। ये देश एक सच्चा पेट्रो स्टेट है। उसकी 46% जीडीपी और लगभग 80% एक्सपोर्ट आमदनी सिर्फ तेल पर मुनसिर है। मतलब जो आप वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, लग्जरी प्रोजेक्ट्स और अमीरी की चमक दमक देखते हैं, वो सब कुछ इसी तेल की कमाई का नतीजा है। अब सऊदी का ये सारा तेल निकलता है पर्शियन गल्फ से, और वहाँ से दुनिया तक पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये भी एक छोटा सा चोक पॉइंट है, सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा। सारे ऑयल टैंकर्स और कंटेनर शिप्स यहीं से गुजरते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इलाका ईरान के कंट्रोल में है, जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा हरीफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास के सारे अहम जजीरे ईरान के कंट्रोल में हैं, और वो कई बार इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। अब अगर ये स्ट्रेट बंद हो गया तो सीधी सी बात है, सऊदी अरब की मईशत हिल जाएगी। इसी रिस्क को कम करने के लिए सऊदी ने 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई, जो मशरिकी सरहद से तेल लेकर रेड सी तक जाती है। वहाँ से ये तेल स्वेज कैनाल क्रॉस करके यूरोप पहुँचता है। लेकिन 2014 में एक नया खतरा सामने आया,
यमन की खाना जंगी। शिया हुतीज ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया और क्योंकि सऊदी सुन्नी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए हुतीज ने सीधा हमला सऊदी के मफाद पर करना शुरू कर दिया। इस पूरे खित्ते में हुतीज ने कई बार उन पाइपलाइंस को उड़ाने की धमकी दी है जो रेड सी से होकर बाब एल मंदिब तक जाती हैं। तो अब एक तरफ है ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ब्लॉक कर सकता है और दूसरी तरफ है यमन के हुतीज जो बाब एल मंदिब और पाइपलाइंस को खतरे में डाल सकते हैं। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया अब जिबूटी में खुद की मिलिट्री बेस बना रहा है ताकि इस पूरे खित्ते में किसी भी खतरे का जवाब फौरी और सीधा दे सके। लेकिन बाब एल मंदिब सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही नहीं, अब यूरोप के लिए भी सबसे अहम लोकेशन बन चुका है, क्योंकि रशिया यूक्रेन जंग के बाद रशिया ने अपनी सारी गैस पाइपलाइंस यूरोप के लिए बंद कर दी हैं। अब इतनी बड़ी गैस सप्लाई के बिना यूरोप को चाहिए था एक मुतबादिल, और वो है कतर। कतर एक छोटा सा मुल्क है लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स का मालिक है। लेकिन कतर के पास यूरोप तक जाने के लिए कोई पाइपलाइन नहीं है, इसलिए अब वो इन्वेस्ट कर रहा है $1 बिलियन LNG टेक्नोलॉजी में, गैस को ठंडा करके लिक्विफाइड नेचुरल गैस में बदलकर जहाज़ों में भरने के लिए। ये LNG जहाज़ बाब एल मंदिब जबकि पर्शियन गल्फ से होते हुए स्वेज कनाल क्रॉस करके यूरोप तक पहुंचते हैं। और इसीलिए अब यूरोपीय मुमलिक भी जिबूटी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बना रही हैं ताकि ये रूट किसी भी हालत में महफूज रहे। चाइना की तकरीबन 30% मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स इसी स्ट्रेट से होकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक जाती हैं। मतलब अगर ये रूट महफूज ना रहे तो सिर्फ चाइना ही नहीं, आलमी तिजारत का बहुत बड़ा हिस्सा मुतासिर हो सकता है। मिडल ईस्टर्न मुमलिक भी इस स्ट्रेट को महफूज रखना चाहते हैं ताकि उनका सारा ऑयल और गैस सप्लाई बिना किसी रुकावट के यूरोपीय मार्केट्स तक पहुंचता रहे। चाइना के लिए ये रूट इसलिए भी अहम है क्योंकि उसकी अक्सरियत मईशत एक्सपोर्ट्स पर चलती है और यही एक्सपोर्ट्स इसी रास्ते से बाहर जाते हैं। अमेरिका यहाँ अपनी मिलिट्री बेस बनाकर सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाने नहीं बैठा, उसका एक ही मकसद है कि कोई दूसरा मुल्क, खासकर चाइना, इस ट्रेड रूट का मुकम्मल कंट्रोल अपने हाथ में ना ले पाए। लेकिन इतनी सारी मिलिट्री बेसेस लगाने का सिर्फ एक रीज़न नहीं है। ये पूरा खित्ता यानी कि बाब एल मंदिब स्ट्रेट के आसपास का इलाका बहुत गैर मुस्तहकिम और ख़तरनाक माना जाता है। एक तरफ यमन है जहाँ पिछले कई सालों से खूनी खाना जंगी चल रही है, दूसरी तरफ है अफ्रीकन मुमलिक जैसे इरिट्रिया, इथोपिया और माली जहाँ सरहदी तनाज़ात और कानून और नज़म की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, और फिर है सोमालिया जहाँ के समुद्री डाकू कई बार बड़े बड़े कंटेनर शिप्स पर हमला कर चुके हैं। तो ऐसे में सारे बड़े देश इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस एरिया में उनकी मिलिट्री बेस होनी चाहिए ताकि आलमी तिजारत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और उसका बहाव हमवार बना रहे। अब सवाल आता है कि इतनी सारी मिलिट्री बेसेस लगाने के लिए जिबूटी ही क्यों? तो जवाब बहुत सिंपल है, जिबूटी मुस्तहकिम है। ये अफ्रीकन खित्ते में शायद सबसे पुरअमन मुल्क है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरे अफ्रीका के लिए एक अहम रसाई का नुक्ता भी है। अगर आप मैप में देखें तो जिबूटी के बिल्कुल जनूब मगरिब में है इथोपिया, जो पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इथोपिया एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, यानी उसके पास समुंदर तक कोई बराह रास्त रसाई नहीं है। तो चाहे कुछ भी इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट, इथोपिया पूरी तरह से जिबूटी पर मुनासिर है। और यही वजह है कि जिबूटी का असर रसूख पूरे अफ्रीकन बर्र-ए-आज़म में इतना ज़्यादा है। जिबूटी एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे कोई देश अगर सिर्फ अपना कानून और नज़म बरकरार रखे तो उसकी जोग्राफी लोकेशन उसे कितना अमीर और अहम बना सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात क्यों करता हूँ, तो रीज़न ये है कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों देश आलमी जोग्राफी के एंड चौराहे पर है। ये वो जगह है जहाँ शुमाल जुनूब से और मशरिक मगरिब से मिलता है। अगर पाकिस्तान चाहे तो वो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस्तेमाल करके चाइना और रशिया को अरेबियन सी तक पहुंचने का रास्ता दे सकता है। इसी तरह इंडिया, अफगानिस्तान और बाकी मगरिबी मुमलिक तक बराह रास्त ट्रेड रूट दे सकता है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि अगर ये रूट खुल जाए तो कितनी बड़ी मार्केट्स खुल सकती हैं। ये ट्रेड रूट्स इस पूरे इलाके की किस्मत बदल सकते हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी सरहद के नाम पर हमने आपस में ही लड़ कर अपनी ही जड़ों को काट दिया है। अगर आज पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमत समझदारी से काम लें तो कोई वजह नहीं कि मुंबई और ग्वादर दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स ना बने। आज जहां दुबई को एक आलमी हब बनाया गया है, वो सब कुछ हमारे पास पहले से था। दुख होता है ये सोचकर कि हमारे ही देश के लोग अपनी फैमिलीज़ और प्यारों को छोड़कर गैर मुल्कों में सिर्फ एक ATM मशीन बनकर रह जाते हैं। अगर हम अपने मुल्क में ही अमन और तिजारत को फ़रोग दें तो यही लोग यहीं रहकर अपने लोगों के बीच अपने देश के लिए कुछ बना सकते हैं। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि अब शायद आखिरकार इन दोनों मुल्कों की हुकूमतें और लोग ये समझे कि पड़ोसी से लड़ा नहीं जाता, उससे मिलकर चला जाता है, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी तरक्की की जड़ में एक ही चीज़ होती है, इस्तेहकाम और ताउन। अगर हम इस खित्ते को दोबारा उठाना चाहते हैं तो माजी के ज़ख्म नहीं, मुस्तकबिल के इम्कानात पर तवज्जो देनी होगी।
और यकीन मानिए साउथ एशिया के पास वो सब कुछ है जो किसी भी खित्ते को आलमी लीडर बना सकता है। बस जरूरत है एक सही सोच और एक मुखलिस कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।